मेरे अब्बा गांव के चौधरी से उधार लेकर नशा करता और फिर एक दिन मेरे अब्बू फौत हो गए। अब हर रात को चौधरी छुपकर अम्मा से उधार मांगने आता। अम्मा मुझे कहती कि तुम सो जाओ, मैं चौधरी को उधार देकर आती हूँ। अम्मा बहुत खुश होकर चौधरी के पास जाती थी। जब अम्मी वापस आती तो अम्मी के जिस्म पर जख्म होते और आंखों में आंसू। एक रात मैंने छुपकर देखा तो मेरी तो चीखें निकल गईं। वो चौधरी तो मेरी अम्मी के साथ। हम लोग एक गांव में रहते थे। मेरी 3 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी थी। मेरा नाम सनम था। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हम भी बहुत ज्यादा प्यारी थीं। लेकिन मेरी माँ घर के काम करने से और खेतों में काम करने की वजह से आजकल अपना ख्याल नहीं रखती थी। ख्याल ना रखने के बावजूद भी वो गाँव की सबसे हसीन औरत मानी जाती थी। मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि अगर आप अपना ख्याल रखें, खुद को वक्त दें, तो आप किसी फिल्म की हीरोइन लगती हैं। मेरी माँ भी इस बात पर खुश हो जाती। वो हमारी माँ नहीं लगती थी बल्कि बहन लगती थी। वैसे मेरी उम्र 14 साल थी और मेरी बहन 10 साल की, जबकि दूसरी बहन 8 साल की थी। मेरे वालिद साहब कोई काम नहीं करते थे। हमारी अपनी जमीन नहीं थी। इलाके के चौधरी ने हमें अपनी जमीन दे रखी थी जिस पर हम काम करते थे और उनकी फसल आधी आधी करते थे। गांव का चौधरी बहुत लालची सा इंसान था। सारा गांव जानता था कि वो लोगों से मेहनत ज्यादा लेता और उनको उजरत कम देता था, लेकिन हम और क्या कर सकते थे। घर अपना नहीं था, किसी का घर था। जमीन अपनी नहीं थी, किसी और की जमीन पर काम करना मजबूरी थी। बाकी गांव वाले भी हमारी तरह ही गरीब थे। एक चौधरी था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मेरे बाबा को नशे की लत लगी थी। वो घर से पैसे लेकर नशा करने जाते थे। फिर मेरी माँ ने उनको पैसे देना बंद कर दिया और कहा कि अपनी बच्चियों के मुंह से छीन कर नशे के लिए कभी पैसे नहीं दूंगी। जहाँ से मर्जी पैसे ले, लेकिन इस घर से तुझे नशे के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये तेरा घर है, तूने खाना खाना है, यहाँ पर आकर रहना है, लेकिन इस तरह के काम यहाँ पर नहीं चलेंगे। हमारी अम्मी और बाबा लड़ते रहते थे, लेकिन हम बहनों के सामने वो बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। शायद ये कहना मुनासिब होगा कि वो अच्छे बाप तो थे मगर अच्छे शौहर नहीं थे और अच्छे इंसान भी नहीं, क्योंकि नशा कर रहे थे। उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। सारा गाँव कहता था कि अली की बीवी कितनी हसीन है, कि दिन रात उसी को देखता रहता होगा और अल्लाह से क्या मांगता होगा जिसको इतनी प्यारी बीवी मिली हो। लेकिन हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और दूर के ढोल सुहाने होते हैं। घर में मेरा बाप इसी प्यारी बीवी से लड़ता था, जिसको सारा गांव ये कहकर आहें भरता था कि काश ये हमारी बीवी होती, लेकिन उसको अपनी बीवी का एहसास नहीं था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जिंदगी बदल कर रह गई। मेरे बाबा की लाश मिली थी। शायद नशा ज्यादा कर लिया था उसने, इसीलिए वहीं पर मर गए और किसी को पता भी ना चला। मेरी माँ बुरी तरह रो रही थी। हम सब दुख से निढाल थे। हमारे लिए तो वही हमारा बाप था। चाहे जैसा भी हो, बहुत रोए, बहुत तड़पे, लेकिन जो एक दफा इस दुनिया से चला जाए वो वापस थोड़ी ना आता है। बाबा चले गए थे। एक दिन के चौधरी हमारे घर आया और चौधरी ने हमें घर आकर ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। चौधरी ने कहा कि तुम्हारा बाप नशा करने के लिए मुझसे पैसे ले लिया करता था और अब उसने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया है कि रकम बहुत बड़ी बन गई है। वो तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब तुम बताओ कि रकम किस तरह वापस करोगे। हम लोग हैरान रह गए कि बाबा जाते जाते भी हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके चले गए। वो चौधरी से उधार ले रहे थे। उसे उधार में पानी भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि जो उसे उधार लेता वो उसके पीछे ही पड़ जाता था। सब लोग उसकी इस हरकत से वाकिफ थे। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। उसने हमें कहा कि कमरे से बाहर चले जाओ और न जाने चौधरी से क्या बात की कि वो खुशी खुशी वहां से चला गया। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तू ही इस घर की बड़ी है, मेरे बाद सब कुछ तूने संभालना है। मैंने कहा कि आपने चौधरी से क्या बात की है। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैंने चौधरी से कहा है कि जिस जमीन पर मेरा शौहर काम करता था, तू मुझे उस जमीन पर काम करने दो। मैं इसी जमीन पर काम करूंगी और आधी आधी रकम नहीं रखूंगी, बल्कि सिर्फ इतनी गंदुम अपने पास रखूंगी कि जिससे हमारे घर का गुजारा चल जाए। बाकी सारी गंदुम और उसके पैसे चौधरी को ही दे दूंगी। जब सारा कर्जा उतर जाएगा तो फिर उसके बाद जिस तरह हिसाब चल रहा था वैसे ही चलेगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि यह सब तो बहुत मुश्किल है, इस तरह तो हमारे हाथ में जो पैसे आते थे वो भी नहीं आएंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि यही करना पड़ेगा, रोटी ही खानी है ना, कभी दूध के साथ खा लेंगे तो कभी अचार के साथ। घर में रोटी हो यही काफी है। कुछ दिनों की तंगी है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा बाप तो इस दुनिया से चला गया है, अब जो करना है हमें ही करना है। मैंने कहा कि चौधरी कितना जालिम है, जब कोई मर गया है तो फिर उसका उधार भी उसके साथ मर जाता है। मेरी माँ ने कहा कि चौधरी तो ऐसा ही है। सारा गाँव जानता है कि वो बहुत लालची इंसान है। वो अपना एक पैसा किसी के पास नहीं छोड़ता। अभी तो ये उसकी मेहरबानी है कि उसने ऊपर का सूद लेने से मना कर दिया और कहा कि जितने पैसे लिए गए हैं उतने पैसे वापस कर दो। इतनी रियायत भी वो किसी को नहीं देता। लेकिन मेरी माँ ने ये भी कहा कि मुझे दिन रात काम करना होगा और मुझे रात में भी काम करने के लिए जाना होगा।
तुम अपनी बहनों का ख्याल रखना। मैंने अम्मी से कहा कि आप रात में क्या काम करेंगी, रात में तो खेतों में अंधेरा होता है। तो मेरी माँ ने कहा कि रात में भी कोई ना कोई काम किया जा सकता है। तुम्हें मैंने बड़ा बनाया है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो। तुम बस अपनी बहनों का ख्याल रखो, जो मेरा शौहर करके गया है मैं ही पूरा करूंगी। अम्मी ने तो अज़म कर लिया और अगले दिन ही चौधरी की हवेली पर पहुंच गई। अम्मी ने कहा था कि सारी रात काम करेंगी और दिन में भी थोड़ा बहुत काम होगा, लेकिन अब अम्मी रोज ऐसे ही करती। रात में वहाँ चली जाती, लेकिन जब वापस आती तो आते ही बाथरूम में चली जाती और थोड़ी देर के बाद उनके रोने की आवाजें आने लगती। मेरी माँ काफी देर अंदर बैठी रही, यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया कि मेरी माँ उसकी रोने की आवाज सुनकर बाहर आई और आकर मुझे डांटना शुरू कर दिया कि ये क्यों रो रही है, तुमने खाना नहीं खिलाया इसको। मैंने कहा कि मैंने खाना खिलाया है, मैं आपके लिए परेशान हो रही थी इसलिए ये पीछे से जाग गई और रोना शुरू हो गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इसका ख्याल रखना है, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुमने मेरी फिक्र की या मेरे किसी मामले में बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जो भी करूं, मैं जितनी देर लगाऊं, मैं देर से आऊं जल्दी जाऊं, तुम कोई सवाल नहीं करोगी। साफ मालूम हो रहा था कि अम्मी कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही थी। छोटी सी बात पर वो मुझे ऐसे डांट रही थी जैसे मेरी वजह से मेरी बहन का सर फट गया हो या उसे कोई बहुत बड़ी चोट लग गई हो। मैं भी चुपचाप सुनती रही। फिर आखिर मेरी माँ मुझे डांटते हुए भी रोने लगी और रोते रोते मेरे गले लगकर बोली कि मुझे माफ कर दो, मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मैंने कहा कि आपको गुस्सा किस बात का था, तो कहने लगी कि कोई बात नहीं है, बस ये दुनिया ऐसी ही है, लेकिन तुम मेरी बहादुर बेटी हो ना, तो मेरी अच्छी बेटी बनना और कभी भी किसी की बातों में ना आना। मेरी माँ क्या बोल रही थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सो गई और मैंने सारा दिन बच्चों को संभालती रही, क्योंकि अगले दिन रात को फिर मेरी माँ ने जाना था। अम्मी ने तो कहा था कि मैं जमीन पर काम करूंगी और जो गंदुम मिलेगी वो चौधरी को दे दिया करूंगी, लेकिन वो हमें पैसे नहीं देगा क्योंकि वो गंदुम हमसे ले लिया करेगा और इस तरह हमारा कर्जा उतर जाएगा। ये कोई ऐसी नौकरी नहीं थी जिसमें मेरी माँ को पैसे मिलते, बल्कि मेरी माँ ने पैसे देने थे ताकि वो कर्ज उतार सके। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। चौधरी का एक नौकर हमारे घर में बहुत सारे फल, फ्रूट, सब्जियां और अनाज लेकर आया था। वो तो मेरी छोटी बहनों के लिए कपड़े भी लाया था। मैंने उससे पूछा कि ये सब किसने भिजवाया है, तो कहता कि चौधरी ने भिजवाया है। मैं हैरान हुई। अम्मी ने ये सब देख लिया और उस आदमी को चाय का पूछा, लेकिन वो वहां से चला गया। मैंने कहा कि आप तो कह रही थी कि उसको पैसे देने हैं, फिर वो हमारे लिए ये सब क्यों कर रहा है? क्या पता इन चीजों के पैसे भी वो खाते में निकले। हमें ये चीजें वापस कर देनी चाहिए। हमें इतने महंगे कपड़े नहीं पहनने और ना ही मुख्तलिफ खाने बनाने हैं। हमें इनकी जरूरत नहीं है। हमारे पेट में गंदुम चली जाए, हमारा पेट भर जाए, यही काफी है। मेरी माँ ने कहा कि फिक्र मत करो, वो ये सब किसी खाते में नहीं लिखेगा। मैंने उसको कहा था, उसे बताया था कि हालात बुरे हैं, तो उसने रहम खाकर ये सब कर दिया होगा। मैं सोचने लगी कि चौधरी हम पर रहम खाता तो फिर मेरी माँ का कर्ज क्यों नहीं माफ कर देता, लेकिन माँ झूठ बोल रही थी। उसकी आंखों से लग रहा था उसने बहनों को नए कपड़े पहना दिए, घर में बहुत अच्छा खाना भी बन गया। मेरी माँ रोज चौधरी के घर चली जाती। शुरू में वो जैसे जैसे रोती जाती थी, अब खुश होकर जाया करती थी, लेकिन अम्मी वापस आती थी तो एक बहुत ही अच्छी बात होती थी। मुझे मेरी माँ के जिस्म पर अजीब और गरीब किस्म के निशानात नजर आते थे, जैसे उसको ठेस लगी हो। मैं उन निशानों का मतलब नहीं समझती थी कि मैं छोटी बच्ची थी, लेकिन शायद कुछ गड़बड़ जरूर थी। एक दफा अम्मी से पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की फजूल बातें ना पूछा करो। भला इसमें क्या फजूल बात थी? किसी को चोट लगती है तो ये कोई फजूल बात होती है? किसी को जख्म लग जाना कोई फजूल बात है? पता नहीं मेरी माँ क्या कर रही थी, क्या सोच रही थी। आजकल वैसे भी उसकी किसी बात की समझ नहीं आती थी। घर के हालात की बात की जाए तो वो तो बहुत अच्छे हो गए थे। घर में सब कुछ आ रहा था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गांव वाले भी बातें कर रहे थे कि चौधरी तो इन पर मेहरबान हो गया है। एक दिन मुझे एक लड़की ने कहा कि लगता है कि चौधरी तुम्हारा बाप बनने वाला है। मैंने कहा शर्म करो, चौधरी ऐसा क्यों करेगा? उसने मेरी माँ को नौकरी दी है, वो मेरी माँ से काम करवाता है। तो मेरी दोस्त ने कहा कि ये सब तो मैंने अम्मी अब्बू को कहते हुए सुना है कि चौधरी तुम्हारी माँ पे आशिक हो गया है। मैंने कहा कि आशिक होने से क्या मतलब है? तो कहने लगी कि वो तुम्हारी माँ को पसंद करता है। मैंने कहा अगर मेरी माँ को पसंद करता होता तो उससे इतनी मेहनत का काम ना करवाता। मेरी माँ मेहनत का काम करती है तो उसके जिस्म पर जख्म लगे हुए होते हैं। वो कहने लगी कि फिर तो ऐसी कोई बात नहीं होगी, लगता है गाँव वाले ऐसे ही इधर की बात उधर कर रहे हैं। गांव वालों को तो बोलने का कोई मौका चाहिए होता है। मैंने कहा कि तुम अपनी माँ को समझाना और कहना कि इस तरह की बातें नहीं करे। मेरी माँ मेरे बाबा से बहुत प्यार करती थी। आज मेरा बाप जिंदा होता तो कभी मेरी माँ को इस तरह काम ना करने देता। लेकिन घर में जो हो रहा था वो वाकई अजीब था। जिस तरह से मेरी माँ ने कहा था उस तरह से तो कुछ भी नहीं हो रहा था। चौधरी तो हम पर बहुत मेहरबान हो चुका था। गाँव वालों को बातें करने का मौका मिल रहा था, तभी तो वो बात कर रहे थे। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। उसने कहा कि मैं इस तरह का कोई काम नहीं करूंगी, पता नहीं तुम मुझे क्या करने को कहो। मैंने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। रात के टाइम में अपनी बहनों को तुम्हारे घर छोड़ के जाऊंगी, तुम उनको अपने कमरे में सुला लेना और उनका ख्याल रखना। उसने कहा कि तुम कहाँ जाओगी? मैंने कहा कि मैं सच जानने के लिए जाऊंगी, क्योंकि उसी दिन मैंने अपनी अम्मी के जिस्म पर बहुत बड़े निशान देखे। या तो चौधरी उनसे बहुत मुश्किल काम करवा रहा था या कुछ गलत था। दोनों ही सूरतों में मुझे मेरी माँ की मदद करनी थी।
मैंने सोच लिया कि चौधरी से कहूंगी कि हम तुम्हारा कोई काम नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ सालाना किस्त बनवा लो, हम तुम्हें किस्त दे दिया करेंगे। और फिर अम्मी से कहूंगी कि मिल के दोनों काम करेंगे और किसी तरह किस्त निकाल लिया करेंगे। कम से कम मेरी माँ को रात को उसके पास तो न जाना पड़े, किसी को बातें करने का मौका तो नहीं मिलेगा। मैंने बहुत कुछ सोच लिया था। अपनी बहनों को अपनी दोस्त के घर भेज दिया, वो तीनों सो गई। मैं वहां से जाने लगी तो मेरी दोस्त ने मुझे एक डंडा पकड़ाया, कहने लगी कि ये हाथ में पकड़ लो। मैंने उसे कहा कि मैं जंग पे नहीं जा रही हूँ, तो कहने लगी पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है, तुम इसको अपने हाथ में रख लो। मैंने ऐसा ही किया। मैं वहां से दबे पांव निकली। मेरी माँ तो पहले ही हवेली जा चुकी थी। रास्ता बहुत ही सुनसान था। मैं हैरान थी मेरी माँ कैसे रात को जाती है और कैसे आती है। लोगों से तो मुझे इतना डर नहीं लग रहा था, सारे गांव को जानती थी। मैं सोच रही थी कि कोई जानवर ही ना मेरे पीछे पड़ जाए, इसलिए मेरी दोस्त ने डंडा पकड़ाया था कि कोई कुत्ता मेरे पीछे पड़ जाए तो काम आएगा। मुझे तो हवेली पर सामने कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक शख्स नजर आया, उसको देख के मैं डर गई। वो चौकीदार। उसने कहा कौन हो तुम, क्या कर रही हो? मैंने कहा कि वो औरत यहाँ पर काम करने के लिए आती है ना, मैं उसकी बेटी हूँ, उसको देर हो गई है इसलिए बुलाने के लिए आई हूँ। कौन है तुम्हारी माँ? वही प्यारी सी लंबी सी? मैंने कहा जी जी वही मेरी माँ है। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरफ होगी? वो कहने लगा कि तुम उसकी बेटी हो, तभी तुम भी बहुत प्यारी हो। मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया और कहा कि मुझे मेरी माँ का पता बता दे, मैं उनको लेने के लिए आई हूँ। तो जो उसने कहा कि बताता हूँ, वो उस तरफ गई है। चौकीदार ने एक कमरे की तरफ इशारा किया था। वो कमरा हवेली से थोड़ा हट के बना हुआ था। शायद ये मेहमानों का कमरा था जिसकी लाइट जल रही थी। मेरी माँ वहाँ पे क्या कर रही थी? मेरी माँ का कहना था कि वो जमीन पर काम करती थी, लेकिन जमीन तो यहाँ से थोड़ी दूर थी और वहाँ पर तो इस वक्त अंधेरा होगा, फिर वो जमीन पर काम कैसे कर सकती थी? मैं उस कमरे की तरफ बढ़ी। मेरे दिल में हजारों सवाल थे। मैं थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी घबराई हुई भी, लेकिन आज मुझे हकीकत जानकर ही रहनी थी। मैं आगे बढ़ी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। मैं ये सब बहुत आराम से कर रही थी, जिससे कोई आवाज़ पैदा ना हो। वो अंदर से बंद था। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे और मेरे दिल में बुरे ख्याल भी। मेरी माँ अंदर क्या कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसके बाद मैं खिड़की की तरफ बढ़ी तो खिड़की खुली हुई थी, लेकिन उसको खोलना मेरे लिए बहुत हिम्मत की बात थी। उस वक्त मेरी उम्र ही क्या थी। मैंने खिड़की खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। चौधरी और मेरी माँ साथ बैठे थे। मैंने सोच लिया कि आज चौधरी की जान निकाल कर ही रहूंगी, क्योंकि अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो ये सब नहीं होने देते। मैंने डंडा हाथ में पकड़ लिया और खिड़की से अंदर फलांग गई। मुझे देखकर चौधरी और अम्मी दोनों ही चौंक उठे। मैंने चौधरी को कहा कि फजूल इंसान, तूने मेरी माँ को क्या समझ रखा है? इस तरह तू कर्जा वसूल कर रहा था, इसलिए तू हमारे घर खाने पीने की चीजें भेजता था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने ये सब किया। मेरी माँ के साथ बाबा होते तो तुझे कभी भी ना छोड़ते। आज मैं अपने बाबा की तरफ से बदला लूंगी। मैं उसकी तरफ बढ़ रही थी कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरी माँ ने मेरा हाथ रोक लिया था। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैंने कहा कि आप जमीनों पे काम करने का कहकर आई थी और यहाँ पर आप एक बंद कमरे में रात को इस वक्त यहाँ बैठी हैं, तो मैं क्या समझूं? और ये क्या हो रहा है? या आपको कोई अच्छी बातें बता रहा है या मुल्की हालात पर बात कर रहा है? जाहिर है कि यहाँ पे कुछ गलत काम हो रहा है। मेरी माँ ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा कि ठीक है कि इस शख्स के बारे में गांव में सबको पता है, कोई भी इसको अच्छा नहीं समझता है। जो तुम समझ रही हो वैसा ही था, लेकिन मैं भी तो तेरी माँ हूँ, तुझे अपनी माँ पर तो भरोसा होना चाहिए था। मैंने कहा कि आप पहले ही दिन बुरी तरह रो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ रो रही थी, क्योंकि उस दिन मैंने चौधरी से निकाह कर लिया था और तेरे बाप की यादों को हमेशा के लिए खुदा हाफिज बोल दिया था। अब ये मेरा शौहर है, लेकिन इसकी एक बीवी है और एक बेटा है जो तेरी उम्र का है। ये बात उसको नहीं बता सकते और गांव वालों को भी, इसीलिए हम लोग छुप कर मिला करते थे। अगर ये वही चौधरी होता जिसे सिर्फ अपना कर्जा चाहिए था, तो फिर ये हमारे घर में इतनी चीजें ना भेजता। ये तुझे भी अपनी औलाद समझता है और मुझे अपनी बीवी। हम दोनों निकाह कर चुके हैं और यहाँ बैठकर यही सोच रहे थे कि क्या करें, यहाँ से किस तरह निकलेंगे। मैंने ये सब तुम लोगों के लिए किया है। चौधरी जिसके लिए भी बुरा होगा जरूर होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये एक अच्छा इंसान है जिसने तेरी माँ के साथ कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि निकाह करके उसे अपने निकाह में लिया है और मेरी जिम्मेदारियां भी उठा रहा है। और तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मेरा पीछा करती हुई रात के इस वक्त यहाँ पर आ गई है। तुझे मैं बताती हूँ तेरी इस हरकत की सजा क्या है। मेरी माँ फिर से मुझ पर हाथ उठाने लगी कि चौधरी ने उसे रोक लिया और कहा कि मत करो ऐसा। इसको क्या पता, जब तुम कुछ बताओगी नहीं तो वो यही सोचेगी। तेरी बेटी इतनी छोटी नहीं है, तुझे ये बात बता देनी चाहिए थी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता। ये शख्स जो हमारे सामने बैठा है ये हमारे लिए मसीहा बनकर आया है, वरना हमें तो हमारे अपने भी छोड़ गए थे। भूखे मर जाते इसी घर में, बैठे बैठे कोई पूछने वाला भी नहीं होना था। मैंने उसे माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दे। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है। चौधरी दुनिया वालों के लिए जैसा भी सही, लेकिन हमारे लिए अच्छा इंसान था। उसके बाद उसने हमें इस गाँव से निकाल दिया और शहर में एक घर लेकर दिया जहाँ पर हम लोग रहते थे। चौधरी हमसे मिलने के लिए आता था। हम वहाँ पर बहुत पुरसुकून रहते थे। छोटी बहनों को स्कूल में दाखिल करवा दिया। मेरी माँ मुझे कहती थी कि तू भी अपनी पढ़ाई कर, क्योंकि पैसों की कोई कमी नहीं है। चौधरी
चौधरी कहता था कि अपनी बीवी से मामला हल करके वो भी हमेशा के लिए इधर आ जाएगा, और फिर ऐसा ही हुआ। हमारे हालात बेहतर हो गए, सब साथ रहने लगे। कहते हैं कि एक डाकू भी अगर हो तो वो अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही होता है। दुनिया वालों के लिए भले ही वो चौधरी जैसा भी था, लेकिन हमारे लिए अच्छा इंसान ही निकला था कि हमारी जिंदगी संवर गई थी। घर में किसी बात की कमी नहीं थी। बाबा को भी याद करती हूँ, सोचती हूँ कि उन्होंने क्यों अपने आप को बर्बाद कर लिया, लेकिन अब हम लोग सुकून से रहते हैं। बाबा के लिए दुआ करती हूँ, मेरी माँ भी खुश है, मुतमईन है, तो मैं भी मुतमईन हूँ। पढ़ाई भी कर रही हूँ और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो मेरी आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।